हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर हमारे पिछले 4 लेक्चर में आपके जो डाउट्स थे उसको क्लियर करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। सबसे पहला डाउट पूछा गया है कि जो यूरोपियंस भारत में आए थे वो किस ऑर्डर में आए थे। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो टेबल बताई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट की टेबल थी। ठीक है, वो थी पोर्टुगीज, देन इंग्लिश, देन डच, देन डेनिश, देन फ्रेंच। पर दोस्तों, आपका जो डाउट है कि वो किस ऑर्डर में भारत में आए थे, तो वो आप सही कह रहे हैं। पोर्टुगीज, देन डच, देन इंग्लिश, देन डैनिश एंड देन फ्रेंच। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। सेकेंड डाउट आ रहा है अवध के लिए कि अवध ने क्योंकि काफ़ी सपोर्ट किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसके बावजूद भी उसको एनेक्स क्यों किया गया था। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा कि हमें बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, ब्रिटिश लोगों का एक ही पर्पस था कि उनको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना है। और अवध ब्रिटिश गुड के लिए एक काफ़ी अच्छा मार्केट था, तो उसका एनेक्सेशन तो होना ही था, बस वो तरीका ढूंढ रहे थे। ठीक है, और फिर उन्होंने मिस गवर्नेंस को तरीका बनाया और अवध को एनेक्स कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, अगला डाउट है कि 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है तब क्या हुआ था। तो दोस्तों, जितने भी ऑफिसर्स थे वो सब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चले गए थे, और जो गवर्नर जनरल्स होते थे उनका अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एडवाइस पे किया जाता था। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल थे उनको एक एडिशनल टाइटल दे दिया था, वो था वाइसराय। तो आई होप ये डाउट भी मैंने आपका क्लियर किया होगा दोस्तों। तीसरी जो आपका डाउट है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लेके है। फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हम एक सेपरेट लेक्चर बना रहे हैं जिसमें जितने भी एक्ट थे उनको हम एक साथ कवर करेंगे, तो वहाँ पे मैं इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट डाउट पूछा गया है कि जो 1770 की बंगाल फेमाइन थी उसका कारण क्या था। तो फ्रेंड्स, 1769 से 73 के बीच में बंगाल में फेमाइन होती है, वहाँ पे अकाल पड़ता है, और ऐसा लोग अनुमान बताते हैं कि 1 करोड़ लोगों की मौत उसमें होती है। अब इसके कारण क्या थे? एक तो जो फेल्ड वेदर था, मॉनसून 1769 में वहाँ पे आया नहीं था। ठीक है, और दूसरा था ईआईसी की पॉलिसीज़ जो हमने देखा था, जो डुअल गवर्नमेंट था 1765 से लेके 1772 के बीच में, तो वो भी इसका एक कारण था। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम अमर्त्य सेन को कोट करें तो उन्होंने इसको एक मैन मेड फेमाइन बताया था जिसके पीछे कारण था ब्रिटिश ऑफिशियल्स था। ठीक है दोस्तों। और जो सेकंड इसमें डाउट पूछा गया है कि क्या कॉन्सिक्वेंस था, तो हाँ दोस्तों, परमानेंट सेटलमेंट को लाने में इस फेमाइन का भी एक रोल था। तो आई होप ये भी डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया होगा। अगला डाउट पूछा गया है महलवाड़ी सिस्टम को लेके कि क्या नॉर्दर्न ओडिशा में भी वो सिस्टम था क्या। नहीं दोस्तों, वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, वहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम वहाँ पे नहीं था। और महलवाड़ी सिस्टम कहाँ कहाँ था ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों। अगला डाउट है कि ये पंचायत और जजमानी सिस्टम क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों, ये पंचायत एक विलेज असेंबली होती थी जहाँ पे लैंड मैटर्स और जो सिविल डिस्प्यूट्स होते थे उनका निपटारा किया जाता था। एक कोर्ट की तरह ये पंचायत काम करती थी। ठीक है, बट दोस्तों, जब से ये नया लैंड रिफॉर्म सिस्टम आया था तो लैंड मैटर्स और जो सिविल डिस्प्यूट्स थे वो पंचायत के पास से हटके जो ब्रिटिश ने जो कोर्ट्स बनाए थे उनके पास चले गए थे। तो इसलिए पंचायत थी उनकी पावर बहुत कम हो गई थी। आई होप ये जो फर्स्ट डाउट था ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है कि जजमानी सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, जजमानी सिस्टम हमारे विलेजेस में चलता था। ये एक तरह का ऐसा अरेंजमेंट था जिसमें डिफरेंट कास्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होती थी। अब किस तरह से? एक कास्ट जो कि लैंड होल्डर कास्ट होती थी उसको जजमान पैट्रन बोला जाता था, और उससे जुड़ी हुई दूसरी कास्ट होती थी जिन्हें हम सर्विस प्रोवाइडर कहते थे। ठीक है, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते थे ये इस पर्टिकुलर लैंड होल्डर कास्ट को सर्विस प्रोवाइड करते थे, और उस सर्विस के बदले में पैसा जो पैट्रन होता था वो इस सर्विस प्रोवाइडर कास्ट को प्रोवाइड करता था। तो ये एक सिस्टम था जिसकी वजह से डिफरेंट कास्ट विलेज में हारमोनी में रहती थी। अब दोस्तों,
फॉर एग्जाम्पल जैसे एक गोल्ड स्मिथ है, वो गोल्ड ज्वेलरी बनाएगा किसके लिए? पैट्रॉन के लिए, ठीक है। और उसके बदले में जो पैट्रॉन होगा वो उसको पैसा देगा, जो भी इनके बीच में डील होती है। अब दोस्तों क्योंकि ये एक लैंड होल्डर कास्ट थी जिसको पैट्रॉन बोला गया था। अब क्योंकि लैंड एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई थी जिसको खरीदा बेचा जा सकता था, तो वो जो कास्ट थी उसका भविष्य अंधर में था, ठीक है। तो इसलिए ये जो जजमानी सिस्टम था ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप ये जजमानी सिस्टम भी मैंने आपका क्लियर किया होगा। अब दोस्तों अगला जो डाउट पूछा गया है वो दो की टर्म्स हैं कि दीखू एंड खुंत कट्टी क्या होता है। दोस्तों दीखू तो आई थिंक मैंने लेक्चर में कवर किया था। जो आउटसाइडर्स होते हैं या जो यूरोपियंस थे या नॉन ट्राइबल्स थे, उनको ट्राइबल लोग दीखू के नाम से बुलाते थे, संबोधित करते थे। और दूसरा जो ये कुंठ कट्टी सिस्टम है, ये एक्चुअली क्या था कि जो ट्राइबल लोगों के बीच में जो लैंड होती है उसकी जॉइंट होल्डिंग होती है। जो डिफरेंट फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जो ट्राइबल लीनिएजेस होते हैं, उनकी जॉइंट होल्डिंग होती है। अगला जो डाउट पूछा गया है वो ये है कि मैं अपने लेक्चर किस बुक से बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मेरा प्राइमरी फोकस है स्पेक्ट्रम, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम स्पेक्ट्रम सही से कर लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक मॉडर्न इंडिया के सवालों को सोल्व कर पाएंगे। बट इसके साथ साथ मैं बिपिन चंद्रा को भी कवर करता हूँ और जो न्यू एनसीईआरटी हैं उनको भी कवर करता हूँ। इन तीनों से ही इन्फॉर्मेशन मैं अपने लेक्चर में डालता हूँ। तो ये आई होप आपका डाउट मैंने क्लियर किया होगा। अगला जो आपका डाउट है वो ये है कि हम हिस्ट्री के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ें। तो दोस्तों देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे सिलेबस में नहीं है प्रीलिम्स के, तो उसको छोड़ के हमें हर चीज़ पढ़नी है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सवाल आता है कि हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। उसमें काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस मतलब इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन क्या है ये मुझे पता नहीं है, केवल ये 3 लाइन लिखी हुई है, ब्लू वाटर पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्तुगीज़ एंड जमींदार्स एंड जागीरदार्स। अब क्वेश्चन क्या है मुझे पता नहीं है। जहाँ तक ब्लू वाटर पॉलिसी थी ये फ्रांसिस्को दे अल्मीदा की थी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो सी वाला एरिया है वहाँ का आपको मास्टर बनना है, ठीक है। एंड बाकी के 2 चीज़ें ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ और जमींदार और जागीरदार क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो था वो काफ़ी लोगों का डाउट है कि जमींदार क्या होते हैं, जागीरदार क्या होते हैं, मनसबदार क्या होते हैं, वजीर क्या होते हैं। तो दोस्तों मुझे लगा था कि मिडिवल इंडिया में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। मैं एक बार इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, जो मुग़ल शासन था भारत में, तो उनके जो मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे उनको मनसबदार बोला जाता था, ठीक है। बट इसमें जो मनसाब जो वर्ड यूज़ किया हुआ है उसका मतलब होता था एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए मनसाब मीन्स पोजीशन और रैंक। ये एक ग्रेडिंग सिस्टम था जिसके बेसिस पे रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती थी। अब जहाँ तक बात है रैंक और सैलरी की, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती थी जाट। ये जाट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी जैसे कि 1000, 2000, 5000 और इससे इसकी रैंक एंड सैलरी डिसाइड होती थी। एंड दोस्तों ये जो जाट थे उसके आधार पे ये डिसाइड होता था कि इस मनसबदार के पास कितने सवार होंगे, मींस कितने कैवलरी मैन इसके पास होंगे, इसके पास कितने सैनिक होंगे। तो ये एक सिस्टम था मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुग़ल इंडिया में। एंड दोस्तों ये जो मनसबदार होते थे इनको सैलरी या तो कैश में दी जाती थी या फिर जागीर के माध्यम से दी जाती थी। तो ये जो जागीर था ये क्या होते थे? रेवेन्यू असाइनमेंट, मींस उनको कुछ लैंड दे दी जाएगी और उस लैंड का जो रेवेन्यू होगा वो उनकी सैलरी के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है जागीरदार। तो ये जागीरदार क्या थे? ये टाइप ऑफ मनसबदार ही थे। इनको जागीर दी जाती थी ताकि उनको सैलरी का पेमेंट हो सके, ठीक है। इनको अधिकार होता था कि जो जागीर इनको मिली हुई है उसका रेवेन्यू ये कलेक्ट कर सकते हैं और वो इनकी सैलरी के रूप में काम करेगा और जो इनकी मिलिट्री ऑब्लिगेशंस होती थी उसको मीट करने के लिए वो काम आता था। जहाँ तक जमींदार की बात है तो जमींदार
किसान और स्टेट के बीच में इंटरमीडियरी होते थे जिनका काम होता था रेवेन्यू को कलेक्ट करके स्टेट को देना। ठीक है, तो ये जमींदार होते थे और इसके अलावा ये जुडिशियल एंड पुलिस फंक्शन भी परफॉर्म करते थे। एंड दोस्तों आई थिंक 2019 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जागीरदार एंड जमींदार के बीच में क्या डिफरेंस। अब फ्रेंड्स, क्योंकि ये जागीरदार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये जो सिस्टम था ये इसमें ट्रांसफर्स होते रहते थे। ठीक है, और इनकी जो जागीर होती थी उनको सीज भी किया जा सकता था, जबकि जो जमींदार होते थे वो उनका जो रोल था वो हेरिडेटरी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड ये एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है एंड आई होप कुछ हद तक मैंने आपको ये समझा दिया होगा। अब दोस्तों अगला जो डाउट पूछा गया है वो पूछा गया है कि वजीर क्या होता है। तो दोस्तों वजीर को दीवान भी बोलते थे और ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर जो होता था उसको दीवान बोलते थे या वजीर बोलते थे। रेवेन्यू एंड फाइनेंस के फंक्शन को वजीर लुकआउट करते थे। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट डाउट है वो ये पूछा गया है कि मैंने आपको ये बताया था कि जो ब्रिटिश सक्सेस हुई थी भारत में, ठीक है, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनलिज्म का। और यही डाउट पूछा गया है कि जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो तो यूरोप में नेपोलियन के बाद आया था, मीन्स जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी तब के टाइम पे आया था। तो दोस्तों ये बात सही है कि जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो नेपोलियन के टाइम का है, बट जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था तो वो था मटीरियल एडवांसमेंट। जब ब्रिटिश लोग किसी टेरिटरी को एक्वायर करते थे या उसको एक्सपेंड करते थे तो वो उसको अपनी ग्लोरी से जोड़ते थे, क्योंकि वो एक मटीरियलिस्टिक सोसाइटी थी, काफ़ी एडवांसमेंट हो चुका था और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको वो बात कही थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। एंड जो अगला डाउट है वो है विवेकानंद को लेके कि विवेकानंद जब हिंदू माइथोलॉजी की बात करते हैं तो वो क्या एक बैकवर्ड पुलिंग थ्योरी है क्या। फ्रेंड्स देखिए, आपने कहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वहाँ पे सेकुलर प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, ये बात सही है, बट सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि लोग रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे। उसका मतलब ये है कि स्टेट एंड इंडिविजुअल के बीच में, जो रिलीजन के बीच में सेपरेशन होगा। मीन्स रिलीजन वहाँ पे रहेगा बट स्टेट का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, बात यह है। और विवेकानंद जब प्रमोट करते हैं हिंदुइज्म को तो वो पता है क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो मटेरियलिज्म है और जो ईस्टर्न कंट्रीज़ का स्पिरिचुअलिज्म है, हमें उसको मिक्स करना है। और वो क्यों मिक्स करना है, ताकि ये जितने भी एविल्स हैं जैसे कि सेक्टेरियनिज्म हो गया, बाइगोट्री हो गया, इनको हम एलिमिनेट कर सकें। ये हिंदुइज्म को इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि इनके हिसाब से हिंदुइज्म हमें सिखाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस। तो इसलिए ये चीज़ कहना कि बैकवर्ड पुलिंग थ्योरी थी वो तो सही नहीं था। और जो आपका दूसरा डाउट है कि हाउ इट हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन द वाइट रेस, तो इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि 2010 में जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा भारत में आते हैं तो वो अपनी स्पीच में विवेकानंद को कोट करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वाइट रेस पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ वाज द परमानेंट सेटलमेंट नियरली सिमिलर टू द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ लेटर मुगल्स। तो दोस्तों देखिए, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, थोड़ा मैं पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा या नेक्स्ट जो डाउट सेशन होगा वहाँ पर मैं इसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट रामोशी, रंपा, खोंड, कोल एंड सन्यासी रिवोल्ट। हालांकि जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुई थी उसका पूरा बेस मैंने आपको दे दिया था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारी की सारी रिवोल्ट्स स्पेक्ट्रम में दी हुई हैं, आप इसको वहाँ से कवर कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ समझाने का कुछ है नहीं, आपको याद ही करना है। तो दोस्तों हमारा ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, यही सारे डाउट्स पूछे गए थे। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियोज़ की सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।